अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पीडियाट्रिक्स इज़ अबाउट द ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस जो होता है इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास फेरिंक्स था, उसके बाद जो है लैरिंक्स था, उसके बाद हमारे पास था ट्रेकिया, और उसके बाद जो ट्रेकिया के आगे ब्रोंकाई होते हैं, फिर ब्रोंकाई के आगे जाके जो है ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और फिर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एल्वुलाई होते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो अगर फेरिंक्स का इन्फेक्शन होगा तो उसको फेरेंजाइटिस कहेंगे। लैरिंक्स और ट्रेकिया का होगा तो वो हमने पढ़ लिया है, क्रूप कहते हैं। उसके ऊपर जो एपिग्लोटिस लगा होता है उसका जो तो एपिग्लोटाइटिस कह देंगे। अगर ये हमारे जो है एयरवेज होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज एयरवेज, इनका अगर हो जाता है तो उसको एस्थमा कहते हैं, जिसमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है और आईजीई मेडिएटेड रिएक्शन होता है, उसको हम एस्थमा कह देंगे। इसी तरह अगर हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई के आगे जो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, उनका इन्फेक्शन हो जाए तो उसको कहते हैं ब्रोंक्योलाइटिस। उसके बाद जो एल्वुलाई होते हैं, अगर उनके लंग का पैरेन्काइमा जो होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो उसको निमोनिया कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस हमारे इन्फेक्शंस चलते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ना है ना, दैट इज़ ब्रोंक्योलाइटिस, जिसमें ब्रोंक्यूल्स का इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। तो इसमें सिनेरियो देखें किस तरह से आते हैं कि 6 मंथ्स, इसमें एज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने का बच्चा मोस्टली होता है। मोस्टली आपके पास सिनेरियो में 6 महीने का बच्चा देते हैं ब्रोंकियोलाइटिस के लिए। कहते हैं पहले वो बिल्कुल ठीक था, पहले उसको कोई भी मसला नहीं था, वो वैक्सीनेटेड था। अब इमरजेंसी में आ गया, उसको एकदम से जो है वो इमरजेंसी में आ गए। 4 दिन से उसको थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम हुआ था, खांसी हो रही थी, हल्का सा बुखार था 3 महीने से, और अब एकदम से रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी शुरू हो गई है। उधर उसकी माँ से पूछा, इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी? कहती है करवाई थी। और फैमिली हिस्ट्री पूछनी है कि आपको कोई मसला तो नहीं है सांस का किसी को, और वो कहती है नहीं है। और जब हमने देखा तो वो उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 80 था, चेस्ट इनड्रो हुई थी। लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना, जो ब्रोंकियोलाइटिस के लिए होती है, दैट इज़ रोंकाई। रोंकाई देखें, वीजिंग आपने बहुत जगह सुनी होगी, वीजिंग हो रही है, वीजिंग हो रही है, तो वो ना हमें सुनाई दे रही होती है, मतलब विदाउट स्टेथोस्कोप हमें वीजिंग सुनाई दे रही होती है। और वो आपने अस्थमा में देखी होगी, इधर उधर देखी होगी। रोंकाई जो होते हैं ना, और स्ट्राइडर जो है वो अपर रेस्पिरेटरी में होता है, लैरिंक्स ट्रैकिया के रीजन में, वहाँ से आवाज़ आ रही हो ना तो उसको स्ट्राइडर कहते हैं। यहाँ पे रोंकाई है। जब हमारे वो ब्रोंक्यूल्स नीचे की तरफ होते हैं ना, तो वहाँ पे जो मसले चल रहे होंगे ना, कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो इन्फ्लेम हो गए हैं, तो क्या होगा कि इन्फ्लेम हुए हुए हैं ना, तो जब एयर वापस आ रही होगी ना, अंदर तो एयर चली जाएगी, लेकिन जब एयर वापस आ रही होगी एक्सपायरेशन के दौरान, तो वो जो ल्यूमेन होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसके ब्लॉक की वजह से ना आवाज़ आएगी, उसको रोंकाई कहते हैं। और रोंकाई और वीजिंग में क्या डिफरेंस होता है, मैंने रेस्पिरेटरी मेडिसिन में भी आपको बताया था कि रोंकाई जो होते हैं वो आपको स्टेथोस्कोप से सुनाई देते हैं, वीजिंग आपको वैसे भी सुनाई दे सकती है। तो ये डिफरेंस होते हैं। अब जो ब्रोंकियोलाइटिस है ना, उसमें आपको बायलेटरल रोंकाई मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी क्रेपिटेशन ये सब कुछ, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एक आपने एज याद रखनी है 6 मंथ्स, और दूसरा आपने याद रखना है कि रोंकाई। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी देखें, 6 महीने का 6 मंथ्स का बच्चा है, लो ग्रेड फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है 2 दिन से। पहले वो बिल्कुल ठीक था, उसको कोई मसला नहीं था, उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 60 है, सब कॉस्टल इंटरकॉस्टल रिसेशंस हैं। ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती सब कॉस्टल इंटरकॉस्टल, क्योंकि ये आपको किसी भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में मिल सकता है। बायलेटरल रोंकाई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेस्ट एक्सरेज में आपको ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स मिल रहे हैं। सो इसमें आपने जो इन दोनों सिनेरियोज़ में जो आपको बेसिक चीज़ उन्होंने पूछी हुई है वो मैनेजमेंट है, उसके डीडीज़ हैं, और इटियोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और डायग्नोसिस पूछा हुआ है। अब इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं और फिर इनको यूक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस क्या है, देखें इसका केस देखें, 3 महीने का बच्चा है और कफ और रनी नोज़ है उसको 3 दिन से, और उसको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है। फैमिली में भी उसको किसी को 2 लोग हैं उनको भी ये सेम सिम्पटम्स आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली में भी इसका होता है। और उसके बाद ये है कि इंटरकॉस्टल सबकॉस्टल रिट्रैक्शंस मिल रही हैं, वीजिंग मिल रही है, और इसके अलावा उन्होंने खुद ही बताया आपको कि इसमें रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस जो है ना उसकी एंटीजन पॉजिटिव मिल रही है। तो इसका जो मेन इटियोलॉजिकल एजेंट होता है ब्रोंकियोलाइटिस का, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस।
डेफिनेशन क्या है कि ब्रोंकियोलाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंक्यूल्स की। ये 6 मंथ्स के बच्चे के अंदर होता है। फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो इसके कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। उसके बाद इसकी एटियोलॉजी क्या है, रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस है। इसके अलावा पैराइन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है, माइकोप्लाज्मा है। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि वायरस जो होता है वो वहाँ पर ब्रोंक्यूल्स में जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है, एडिमा करता है, फिर वहाँ पे म्यूकस जमा हो जाता है और फिर वहाँ पे जो है वो अब होता क्या है कि कहीं-कहीं पे जो है वो बिल्कुल ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है, कहीं-कहीं पे थोड़ा-थोड़ा होता है, वॉल्स डिस्ट्रॉय होती हैं। जहाँ पे वॉल्स डिस्ट्रॉय होंगी वहाँ पे एम्फाइसेमा की चेंजेज़ आएँगी और सारा वो जो है हवा है वहाँ पे फँस जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँगे। एम्फाइसेमा में आपको पता है क्या होता है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एयर की, तो उसको कहते हैं एम्फाइसेमेटस जो होता है ना एरिया हो जाएगा वो। और जहाँ पे जो है ना ये होगा कि ये ब्लॉक हो गया है और आगे ये एल्वुलाई जो है वो ब्लॉकेज की वजह से कोलैप्स कर गया है। तो कुछ जगहों पर एल्वुलाई को कोलैप्स मिलेंगे तो एटेलेक्टिक लंग हो जाएगा। तो कुछ जगहों पे एटेलेक्टेसिस हुई होगी, कुछ जगहों पे एम्फाइसीमा हुआ होगा कि वो ऑब्स्ट्रक्शन पैची इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लिनिकल फीचर्स में देखें कि जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो है ना सबसे पहले होगा। फिर हमें हिस्ट्री मिलेगी, जैसे कि आपने सिनेरियो में देखा था कि 1-2 दिन पहले बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हुआ था, खांसी हुई थी और अब एकदम से उसको बुखार हो गया और फिर जो है ना उसके ये सारे मसले शुरू हो गए। और अब हमने जब देखें अब एयर अंदर ट्रैप हो गई हुई है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट आएगा और ब्रीदिंग साउंड्स जो होंगी वो डिमिनिश हो जाएँगी। ये चीज़ें होंगी। अच्छा, अब उसके बाद ना हमारा आ जाता है कि इसके डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। क्लिनिकली हम डायग्नोस कर लेंगे, 6 महीने का बच्चा है और उसको रोंकाई हो रहे हैं और इसके अलावा जो है उसको फैमिली मेम्बर्स उसके पॉजिटिव हैं। हमने एंटीजन टेस्ट किया तो रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस हमें पॉजिटिव मिला हुआ है, वो भी हम एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं। और हिस्ट्री पहले कोई बच्चे को कोई मसला नहीं था, पहले बचपन से बिल्कुल ठीक था, ब्रेस्ट फीडिंग भी उसको करवाई हुई थी मदर ने। लेकिन अब आके 2-3 दिनों से उसको जो है वो खांसी ज़ुकाम था और अब एकदम से उसको जो है ना ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस आना शुरू हो गए। इसी तरह की चीज़ें होती हैं, आप क्लिनिकली डायग्नोज़ कर लेते हो। और ये उन्होंने खुद बताया कि प्रीवियसली हेल्दी इन्फेंट होगा, विंटर सीज़न में होगा, एक्स-रे चेस्ट हम करवाएँगे तो क्या मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, क्यों? एयर ट्रैप हो गई है। उसके बाद जो है वो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स आपको इंक्रीज़ मिल जाएँगी और एटेलेक्टेसिस आपको कहीं-कहीं मिल सकता है। फिर ऑब्वियसली जब हम इसमें क्योंकि वायरस है तो इसमें सीबीसी में आपको डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो नॉर्मल मिलेगा। वायरल कल्चर्स करवा लेंगे तो उसमें आपको वायरस मिल जाएगा। आप एंटीबायोटिक टाइटर करवा लेंगे उस वायरस के अगेंस्ट। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, किसी भी ब्रोंकाई के अंदर इन्फेक्शन है ब्रोंक्यूल्स के अंदर तो ऑब्वियसली अगर वो स्प्रेड कर देता है, वो अगर हमारे पेरेन्काइमा को इन्वॉल्व कर लेता है तो निमोनिया हो जाएगा। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से आपको पता है कि सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स हो सकता है कि प्लूरल जो स्पेस होती है वहाँ पे एयर आ जाएगी तो उसको न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। डिहाइड्रेशन होगी क्योंकि फ्लूइड लॉस होगा इसमें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाएगी। उसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है क्योंकि एक्सेसरी मसल्स यूज़ करता जा रहा है बच्चा, तो उसकी वो रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा सकता है। लंग्स जब भी इन्वॉल्व ख़राब होंगे तो हार्ट भी ख़राब हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और प्रोलॉन्ग्ड एपनेक स्पेल्स अगर आ रहे होंगे कि सांस में बिल्कुल बंद हो गई है तो उसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद इसके डीडीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए अस्थमा से आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ब्रोंकियोलाइटिस जो है ये आपको 6 मंथ्स की एज में मिलते हैं। अस्थमा आपको जो है वो इतना नहीं है कि 1 साल से छोटे बच्चे के अंदर अस्थमा नहीं आपको मिलता। अस्थमा में आपको पता है फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। अस्थमा में ये होता है कि पहले भी अटैक आया होता है, फिर अटैक आ जाता है, कोई एक्यूट अटैक, तो रिपीटेड अटैक्स की हिस्ट्री होती है। अस्थमा को हम एड्रेनालिन से ट्रीट करते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रोंकोडायलेशन करेगा तो उसको रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा सच इफ़ेक्ट नहीं है। फिर ब्रोंकोनिमोनिया से जो मेन चीज़ इसको डिफरेंशिएट करती है वो ये कि क्योंकि वो निमोनिया है उसमें हाई ग्रेड फ़ीवर होगा, क्योंकि वो बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर होता है निमोनिया में, आपको पता है, इसी से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और दूसरा सीबीसी में ऑब्वियसली आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी क्योंकि निमोनिया जो है उसमें बैक्टीरिया होते हैं। फिर हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से इसको, कि हार्ट फेलियर के साइंस आ रहे होंगे।
एडिमा हो गया, जेवीपी रेस हो गई, एसाइटिस हो गई और इस तरह से। फिर पर्टुसिस कैसे करेंगे? पर्टुसिस में आपको पता है वूपिंग कफ होती है, उससे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, 100 डे कफ होती है। फिर फॉरेन बॉडी से कैसे करेंगे कि फॉरेन बॉडी जो है उसमें रिपीटेड इन्फेक्शंस की हिस्ट्री होगी, जबकि यहाँ पे बच्चे की प्रीवियस हिस्ट्री नॉर्मल होगी। रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्वेयर डिजीज़ क्या होते हैं कि अगर बच्चा जो है वो 12 हफ्ते से छोटा है, प्री टर्म उसकी बर्थ हुई थी या कोमॉर्बिडिटी है, तो ऑब्वियसली बच्चे की मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे बच्चे की कि हॉस्पिटलाइज़ करेंगे उसको, उसी तरह ऑक्सीजन देंगे। उसके बाद जो है हम उसकी जो भी सेक्रीशंस अंदर जमा हुई होंगी ओरल या नेज़ल, उनको सक्शन आउट करेंगे। उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, सर थोड़ा सा ऊपर करके रखते हैं, प्रॉपर पोजीशन होती है, उससे जो है बच्चे को सांस का जो होता है ना मसला वो ठीक होता है, सेक्रीशंस ड्रेन होती हैं। फिर जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई हुई है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो गई है, तो उसको हमने ठीक करना है। क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एक वायरस है जो कि आपका है पैरा रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस, तो उसके लिए आपका एंटीवायरल देना लाजमी हो जाता है और दैट इज़ रिबावरिन। उसके बाद सुपरएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपने एंटीबायोटिक्स दे दिए। उसके बाद जो है अब जो हमारा ग्रुप था उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स का कोई काम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लैरिंक्स और ट्रैकिया इन्वॉल्व था। यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स से काम बनेगा, वो आपने दे देने हैं। और हेलीऑक्स होता है। हेलीऑक्स क्या होता है कि इसमें हीलियम प्लस ऑक्सीजन होती है। तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन का ये होता है कि हीलियम डालने की वजह से ऑक्सीजन जो होती है उसकी लाइट वेट हो जाता है, और वो जो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है वहाँ से एयर जो पास नहीं कर रही, अब हीलियम की वजह से वो एयर जो है वहाँ से ऑक्सीजन ईज़िली पास कर सकेगी। तो ये हमारा होता है। तो मैनेजमेंट में क्या है, हॉस्पिटलाइज़ किया, उसको ऑक्सीजन दी, उसकी जो है वो हमने मॉनिटरिंग करती रही, ऑक्सीजन की पल्स ऑक्सीमेट्री से, एबीजी से उसकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया। उसको हमने जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के साथ उसकी जो एसिडोसिस है उसको हमने ट्रीट किया। हमने उसकी नेज़ल और ओरल सेक्रीशंस इन सबको सक्शन आउट किया बच्चे की। फिर हमने, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे उसका फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो आईवी फ्लूइड्स उसको देते रहना है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो है वो रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम उसको जो है एंटीवायरल देंगे, रिबावरिन दे देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स दे देंगे और हेलीऑक्स दे देंगे। सो इसका जो है वो क्या होगा, हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, 3 DDs आपने बता देने हैं। ब्रोंकियोलाइटिस आप बता सकते हो, इसके अलावा एस्मा बता सकते हो, निमोनिया बता सकते हो, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन बता सकते हो। फिर उसके बाद जो है इसका आ जाता है, उन्होंने पूछा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशंस आपने बतानी है। तो चेस्ट एक्सरे आप करवाओगे तो उसमें आपको हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स मिलेगी, और इसके अलावा जब सीबीसी करवाओगे तो डब्ल्यूबीसीज आपको नॉर्मल मिलेंगे। वायरल कल्चर्स करवा लेंगे फॉर द नेजोफ्रेंजियल फ्रॉम द नेजोफ्रेंजियल सेक्रीशंस, और वायरल एंटीबॉडी टाइटर करवा लेंगे। साथ में पल्स ऑक्सीमेट्री करवा लेते हो और एबीजीज करवा लेते हो। उसके बाद जो आता है कि स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद जो मैनेजमेंट में आप लिखोगे हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन देंगे, प्रॉपर पोजीशन करेंगे 30-40 एंगल का, आईवी ओरल फ्लूइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एसिडोसिस को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करेक्ट करेंगे, रिबावरिन देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे, और इसके अलावा जो है हम उसको हेलीऑक्स दे देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स दे देंगे। फिर स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट भी हो गए। 3 etiological organisms, तो these are सबसे पहले respiratory syncytial virus most common, then parainfluenza virus and then the adenovirus. So this is all about this topic bronchiolitis. इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ निमोनिया, इसको हम मेडिसिन में कवर कर चुके हैं, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सुपरफिशियल में आपको बताऊंगी और फिर यूक्यू से हम इसके डिस्कस कर लेंगे। तो निमोनिया का केस आपने देखना है सबसे पहले कि 2 साल का बच्चा है, उसको खांसी हो रही है, फ़ीवर के साथ आ रहा है, और फ़ीवर देखें इतना हाई ग्रेड है, 104 है, और इतना हाई ग्रेड फ़ीवर जो है ना आपने निमोनिया ज़रूर सस्पेक्ट करना है। उसके बाद उसको टेकिपनिया है, एयर इनटेक वगैरह में प्रॉब्लम है, क्रैकल्स हैं। चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या मिला, कंसोलिडेशन मिल गई। WBC काउंट जो उसका ज़्यादा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइट्स उसके ज़्यादा हुए हैं। सो दिस इज़ द केस ऑफ निमोनिया। सो निमोनिया क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है लंग पैरेन्काइमा की। इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें 3 तरह के होते हैं, ब्रोंकोनिमोनिया, लोबार निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया। अगर जो है पैची इन्वॉल्वमेंट होगी हमारे लंग की तो उसको होगा ब्रोंकोनिमोनिया, पैचेस की फॉर्म में।
और अगर एक लोब इन्वॉल्व होगा तो उसको कहेंगे कि लोबार निमोनिया है। इंटरस्टिशियल टिश्यू इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल निमोनिया। इसके अलावा कॉजेटिव एजेंट के बेसिस पे होता है कि बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरल हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, हाइपोस्टेटिक हो सकता है विच इज़ ड्यू टू सिलेरी डिस्काइनेसिया, फंगल निमोनिया हो सकता है, प्रोटोजोल हो सकता है, लॉफलर्स हो सकता है जिसमें आपको इओसिनोफिलिया मिलेगा, इन्फ्लेमेटरी निमोनिया हो सकता है ड्यू टू सम ऑटोइम्यून डिजीजेस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से निमोनिया हो सकता है। रिकरेंट निमोनिया हम कब कहते हैं? जब एक साल के अंदर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड्स आएँ, या फिर पूरी लाइफ में जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा एपिसोड्स आएँ। अब वैसे हमने मेडिसिन में देखा था कि ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन कॉज़ होती है निमोनिया की दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। लेकिन जो बात याद रखने वाली है वो ये कि न्यूबॉर्न्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ ई कोलाई। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आपने रीड कर लेने हैं कि यही है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से, कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है वो न्यूमोकोकस के बारे में है कि ये लोबार निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में है कि स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ये आपने याद रखना है। मैं एस लिख देती हूँ, MCQ है। MCQ ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस जो एस वाले हैं ना दोनों, ये पैची इन्वॉल्वमेंट करते हैं लंग की, पूरे लंग को ख़राब करते हैं। तो दिस इज़ ब्रोंको निमोनिया कॉज करते हैं एस वाले। जो बाकी है ना एच इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकस, ये दोनों जो है लोबार निमोनिया कॉज करते हैं। ये आपका MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक साइड पे बुक पे लिख लें और ये आपने याद रखना है। तो मीज़ल्स के बाद जो इन्फेक्शन होता है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद स्टेफिलोकोकस के बारे में चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें हिस्ट्री होगी स्टेफिलोकोकल स्किन इन्फेक्शन की, और दूसरी बात ये है कि ये रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा जो है ये पूरी लंग को बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव होके इन्वॉल्व कर लेता है। फिर हीमोफिलस के बारे में एक चीज़ याद रखने वाली है कि एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन करता है एयरवेज की, और एक्सरेज पे में भी यही नज़र आता है। ये नीचे आपको दिखाया हुआ है लोबार निमोनिया जिसने एक लोब को इन्वॉल्व किया हुआ है, और दिस इज़ ब्रोंको निमोनिया जिसने पैचे इन्वॉल्वमेंट की हुई है। पैथोजेनेसिस यही होती है कि नॉर्मल हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया इन्वेड नहीं करते। लाइक म्यूकस होता है, सीडीटी ट्रांसपोर्ट होती है, कफ रिफ्लेक्स होता है, IgA एंटीबॉडी होती है, ह्यूमरल और सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। अगर इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आएगी तो दैट विल लीड टू निमोनिया। क्लिनिकल फीचर्स में देखें, चिल्स और हाई ग्रेड फीवर आपको मिलेगा। एब्डोमिनल पेन आपको मिल सकती है लोअर लोब निमोनिया के केस में। और बाकी ये है कि जो है डल ऑन परकशन होगा क्योंकि नीचे जो है फ्लूइड जमा हुआ है ना, इस वजह से, और फोकल फ्रेमेटस जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा। ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है और सिनेरियो को डायग्नोज करने वाला पॉइंट भी है कि ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है इसमें। और वोकल रेजोनेंस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, प्लूरल रब आपको मिल सकता है। डायग्नोसिस क्या होगा कि हम CBC करवाएंगे तो हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, एक्सरे करवाएंगे तो उसमें हमें कंसोलिडेशन मिल जाएगी। कभी कभार प्लूरल डिफ्यूजन भी मिल सकती है अगर उसने वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो एज अ कॉम्प्लिकेशन। और जैसे कि हमने देखा कि MCQ के लिए कि न्यूमोकोकल जो होता है उसके अंदर और एच इन्फ्लुएंजा उन दोनों के अंदर आपको लोबार निमोनिया मिलता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफिलोकोकल में आपको जो है वो ब्रोंको निमोनिया मिलता है। लेकिन स्टेफिलोकोकल जब प्रोग्रेस करता है तो बाद में वो लोबार में भी इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो है वो ब्लड कल्चर हम करवा लेंगे, ग्राम स्टेनिंग करवा लेंगे, फ्लूइड एग्जामिनेशन कर लेंगे, ASO टाइटर कर लेंगे और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कर लेंगे। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या हो सकती हैं, इसकी एम्पायमा हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन है, वहाँ पे पस बना सकता है तो एम्पायमा एब्सेस बन सकती है। उसी तरह जो है वो न्यूमोथोरैक्स कॉज कर सकता है। ये आपने याद रखना है MCQ के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो न्यूमेटोसील बनाता है। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो दैट इज़ स्टेफिलोकोकल निमोनिया। तो स्टेफिलोकोकस जो होता है ये एक्चुअली जो है क्या करता है, न्यूमेटोसील बनाता है, कैविटीज़ बना देता है। ये आपने MCQ के लिए याद रखना है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन होती है
और इसके अलावा रेजोल्यूशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, या फिर मेटास्टेसिस हो सकती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेप्सिस, दूसरे ऑर्गन्स में चला जाएगा, सेप्सिस हो जाएगी, तो मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस हो जाएगा। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले स्पोर्टिव होगी कि बेड रेस्ट करेंगे, गुड डाइट देंगे, ऑक्सीजन इन्हेलेशन के लिए दे देंगे, फीवर के लिए एंटीबायोटिक्स दे देंगे, उसके बाद एक एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक देंगे और फिजियोथेरेपी करवाएंगे। स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवाते हैं 7 to 10 डेज़ के लिए। उसमें हमने ऑर्गेनिजम्स के मतलब ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग देना होता है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आपने इस निमोनिक इसमें याद रखना है PSS, निमोकोकस, स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकल, इन तीनों में आपने पेनिसिलिन्स देनी है, तीनों में आपने पेनिसिलिन्स देनी है। लेकिन जो न्यूमोकोकस है और स्टेफिलोकोकस है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इनमें जो है आपने जो है वो फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स भी देनी है साथ में। तो PSS हो गया, न्यूमोकोकस, स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकल, तीनों में आपने क्या दे दिया, पेनिसिलिन्स दे दी। और जो न्यूमोकोकस या स्टेफिलोकोकस है, इन दोनों में आपने फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स दे ली। फिर बाकी रह जाएगा एज इन्फ्लुएंजा, वो तीनों बैक्टीरिया थे, अब वायरस आ जाता है। जो वायरस होता है वो कहता है कि अब आप लोगों को, तो आप लोग फर्स्ट हो बैक्टीरिया, मैं सेकंड आ जाता हूँ, तो सेकंड थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स वायरस को दे दी। जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसमें आपने हमेशा याद रखना है M फॉर माइकोप्लाज्मा, M फॉर मैक्रोलाइट्स। तो इनमें हम मैक्रोलाइट्स देते हैं एरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन। ई कोलाई जो होता है ये सबसे अनोखा है, इसको हम माइनोग्लाइकोसाइड से ट्रीट करते हैं। जो TB होगा उसके लिए हम एंटी TB ड्रग्स दे देंगे। जो सूडोमोनास होगा उसके लिए हम मीरोपेनम दे देंगे। कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीटमेंट के लिए एम्पायमा है तो उसको ड्रेन कर लेंगे, एब्सेस है तो उसको ड्रेन कर देंगे और फिजियोथेरेपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये निमोनिया के बारे में था। अब नेक्स्ट टाइम इसके यूक्यूज डिस्कस करेंगे और फिर बाकी का चैप्टर।